हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये। इसका जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज जो हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में आंसर्स दे रखे हैं, बस मैं आपको समझाऊंगी, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको चैप्टर और क्वेश्चन आंसर दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मैच द फॉलोइंग। हमें जो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, उनको मैचिंग करना है एक दूसरे के सामने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आएगा इसमें मनसब। मनसब का मैचिंग करेंगे। मनसब हो गया, मंगोल हो गया, सिसोदिया हो गया, राठौड़, नूरजहां। ठीक है, तो ये सारे जो है मैं चैप्टर में आपको समझा चुकी हूँ, बस आपको मैचिंग करना है। सूबेदार, ठीक है, तो इसका जो मनसब का जो मैचिंग होगा, मनसब जो होती है एक रैंक होती है। उसमें क्या था, जैसे आदमियों को ना बांट दिया गया था, मतलब जो उनके राजा के जो सिपाही वगैरह होते थे अलग अलग रैंक पे होते थे, उनकी अलग अलग सैलरीज होती थी। तो इस तरीके से उनकी पोजीशन मिलिट्री कैंपेन्स वो अलग तरीके से करते थे, सैलरी मिलती थी, रैंक होती थी उनकी, और उनकी जो वो मिलिट्री में भी साझेदारी करते थे, मतलब मिलिट्री के कामों के लिए। ठीक है, तो रैंक से क्या होता था, जिसकी ज़्यादा रैंक है वही ज़्यादा हाईली पोजीशन में माना जाता था कि भाई ये बहुत ज़्यादा इसकी बहुत अच्छी रैंक है, तो ये ज़्यादा प्रॉस्पेरस होगा। तो इस तरीके से होता था। तो मनसब के साथ जो आएगा वो रैंक आ जाएगा। ठीक है, मंगोल जो थे उज़्बेक थे। ठीक है, उज़्बेक, आप उसमें समझना, आपको समझ में आएगा, उज़्बेक थे वो। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ थे। राजपूत लोग जो थे मुगल्स के साथ शादी करते थे अपनी बेटियों की, मुगल भी करना चाहते थे, जिससे उनका जो साम्राज्य था वो बढ़ता चला जा रहा था। सिसोदियास थे वो। ठीक है, फिर आएगा राठौड़। राठौड़ भी राजपूत मारवाड़ थे। ये जो सिसोदिया और जो राठौड़ हैं ये सब राजपूत मारवाड़ थे। नूरजहां को जहांगीर थी। ठीक है, नूरजहां की शादी जो थी जहांगीर से हुई थी। सूबेदार गवर्नर को बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हुआ था ये। अब आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम अकबर्स हाफ ब्रदर वॉस। मिर्जा हाकिम की जो कैपिटल थी, जो अकबर के हाफ ब्रदर थे, यानी हाफ ब्रदर मतलब सौतेले भाई थे, उनकी कैपिटल कहाँ पे थी? उनकी कैपिटल थी काबुल में। कहाँ थी? काबुल। आंसर दे रखे हैं, मैं समझा रही हूँ आपको, ये रहा काबुल। ठीक है, इस तरीके से। द 5 डिकैन सुल्तनेट्स वर बेरर, खंदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। कहाँ था? बीजापुर और गोलकोंडा में। ठीक है, इस तरीके से। थर्ड पे आएगा इफ जाट डिटरमाइन द मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी। अगर जाट जो थी डिटरमाइन करती थी मनसबदार की रैंक और सैलरी, तो सावर इंडिकेट हिज नंबर ऑफ कैवलरी मैन। कैवलरी मैन होता था घुड़सवार। क्या होता था? घुड़सवार, यानी घुड़सवारों की संख्या को बोलते थे सावर। अबुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर। अबुल फजल जो था वो अकबर का फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड और काउंसलर भी था। हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ, उसने ही उसको अकबर को आइडिया दिया था। फ्रेम मतलब अकबर के दिमाग में एक आइडिया आया था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें कि सारी चीज़ों का वर्णन हो। तो उसने ही जो था सुलह कुल का जो है आइडिया दिया था, सो दैट ही कुड गवर्न अ सोसाइटी कंपोज ऑफ मैनी रिलीजियस कल्चर्स एंड कास्ट। इसीलिए उसने एक सोसाइटी बनाई थी, एक सोसाइटी वो चलाता था अकबर, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग कल्चर्स के लोग थे और अलग कास्ट के लोग थे। तो उसका नाम था सुलह कुल। ठीक है, आगे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। मुगल्स के कंट्रोल में कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस थे? तो द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल कौन कौन से थे? दिल्ली, काबुल, मेवाड़, सिंध, मारवाड़, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चित्तौड़ एंड डेक्कन। याद रखना, ये चीज़ें आपको याद करने की हैं। ठीक है, वॉट वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर। जागीर और मनसबदार के बीच में क्या रिलेशनशिप था? क्या वो आपस में किस तरीके से रहते थे? उनकी बॉन्डिंग कैसी थी? मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रिवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। मनसबदार जो थे, ठीक है, जो क्या करते थे, रिसीव करते थे सैलरीज, रिवेन्यू टैक्स लेते थे, जिसको जागीर बोला जाता था, है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि मनसबदार और जागीर में क्या रिलेशनशिप था, कैसे उनकी बॉन्डिंग थी, या क्या चीज़ है वो जो जागीर और मनसबदार। ठीक है, तो मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज, मनसबदार जो थे वो अपनी सैलरीज रिसीव करते थे, रिवेन्यू असाइनमेंट करते थे, जिसको कि जागीर बोला जाता था। विच वर समवॉट लाइक इक्ताज, जिसको कभी पहले जो है इक्ताज भी बोला जाता था, कभी कभी उसको इक्ताज भी बोल देते थे। मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स, रेदर दे ओनली हैड द राइट्स टू द revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while the Mansabdars themselves served in some other part of the country. तो मनसबदार का काम इतना था कि वो जो है टैक्स वसूलते थे, जिसको जागीर कहा जाता था, है ना। तो बहुत बाकी उनका कोई काम नहीं था, उनका अलग तरीके के काम थे। इसमें जो है वो टैक्स ही लेते थे,
रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स, है ना, विच वॉज कलेक्ट, और किससे लेते थे, वो लेते थे सर्वेंट से, अपने पीजेंट से, जो पीजेंट्स होते थे उनको मान लैंड वगैरह होती थी लैंड, तो उनसे लैंड का टैक्स लिया था, उनसे कहा था कि इस लैंड को तुम संभालो और लैंड का जो टैक्स है वो हमें दो। तो मनसबदार सैलरी बतौर उनसे लेते थे टैक्स, और सैलरी से मिलिट्री कॉम्पेगिन होती थी, मतलब मिलिट्री वगैरह में रख रखाव, घुड़सवारी, घोड़ों की रख रखाव, तोपों का की सुरक्षा, मतलब इतने सारे हथियार यूज़ हो रहे हैं युद्ध वगैरह, तो वो कहाँ से आएंगे, तो सब इसी तरीके से घूम फिर के ही आता था। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदार का क्या रोल था। तो देखो, जमींदार वॉज अ टर्म used by the Mughals to describe all intermediaries, whether the local headman of a village or any powerful chieftain। जमींदार एक टर्म था मुगल्स के समय में, तो उसमें क्या होता, उसमें चाहे वो गांव का कोई व्यक्ति हो सकता था, हेडमैन होता था गांव का, या फिर पावरफुल चीफटेन, या फिर कोई चीफटेन, जैसे कोई पावरफुल है, वही बहुत ज़्यादा मालदार है, अमीर है, सब चीज़ों में वो पावरफुल है, तो वो होता था। द रोल ऑफ द जमींदार इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टू कलेक्ट रिवेन्यू। जमींदार का रोल जो होता था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, रिवेन्यू को कलेक्ट करना होता था, एंड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट, जो कि किसानों से टैक्सेस लेते थे, विच वर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल, जो कि मुगलों की इनकम का एक सोर्स था। दे एक्टेड एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द मुगल्स एंड द पीजेंट। वो क्या करते थे, जमींदार जो होते थे वो एक इंटरमीडिएट का काम करते थे मुगल्स और किसानों के बीच में, मतलब जमींदारों को लगा दिया था, पहले मनसबदार होते थे, उसके बाद उन्होंने फिर जमींदार रखनी शुरू की कि जमींदार ही सारा टैक्स वसूलेंगे, तो जमींदार जो होते थे वो मुगल्स और पीजेंट के बीच में मीडिएटर का काम करते थे। एंड इन सम एरिया, और कुछ एरियाज में द जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर, और कुछ एरियाज में जमींदारों के पास जो है बहुत ज़्यादा पावर भी होती थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन है इसका, हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज़ ऑन गवर्नमेंट्स। अकबर का जो आइडियाज़ था, फॉर्मेशन जो हुआ था अकबर के आइडियाज़ का, तो कैसे डिबेट छिड़ी थी, जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनके बीच में कैसे डिबेट छिड़ी थी। इसका आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग द 1570s अकबर हैड अ डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलमा ब्राह्मण्स एंड जेसिस प्राइस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड जोरोस्ट्रियंस। तो अकबर ने क्या करा था, 1570s में अकबर ने एक डिस्कशन छेड़ा था, जो सभी धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं, जैसे कि उलेमा हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, या जेसिस प्राइस्ट हो गए जो रोमन कैथोलिक्स थे, एंड जोरोस्ट्रियंस थे। दिस डिस्कशन टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज स्टे एट फतेहपुर सीकरी इन द इबादत खाना। उसने जो ये डिस्कशन शुरू किया था फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में शुरू किया था। अकबर वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल, एंड हिज इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेस made him realize that their teachings created divisions and disharmony among his subjects। अकबर क्या था, बहुत धार्मिक था, तो मतलब उसको लगता था कि जो अलग अलग धर्मों के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जो हमारे राज्य में हैं, अलग धर्मों के लोग हैं, तो सबको बराबर का अधिकार है, सबको संपूर्ण शिक्षाएं मिले, सबको, उसे लगता था कि उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो देश विदेश में जाकर फैलें। इसीलिए अकबर केम अप विद एन आइडिया, इसीलिए अकबर के दिमाग में एक आइडिया आया, नोन एज सुलही कुल, जिसको कि सुलही कुल के नाम से जाना जाता है, विच फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस, जिसने एक ऑनेस्टी, ईमानदारी, न्याय और शांति का इथिक्स स्थापित किया, एक सिस्टम बना। अबुल फजल हेल्प अकबर, अबुल फजल ने अकबर की इस आइडिया में हेल्प की। अ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलही कुल विच वॉज ऑल्सो फॉलोड बाई जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। उसके बाद उसको जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आएगा, वाई डिड द मुगल्स एम्फेसाइज देयर टिमोरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिस्केंड। मुगल जो थे वो अपने आप को टिमोरिड कहलाना क्यों पसंद करते थे, अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद क्यों नहीं करते थे। इसका भी एक लॉजिक था, क्योंकि फ्रॉम देयर मदर साइड, उनकी मदर के साइड से द मुगल्स वर डिस्केंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान। मुगल्स जो थे वो चंगेज़ खान के मतलब संतान थे, उनके कुल से थे, है ना। डाइड 1227, जिनकी जो मृत्यु हुई थी 1227 में हुई थी। द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, जिन्होंने कि जो मंगोल रूलर थे उन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के कई पार्ट्स पे रूल किया। फ्रॉम देयर, और उनके अगर फादर की साइड से देखें तो दे वर द सक्सेसर ऑफ टिमूर, वो टिमूर के सक्सेसर थे। तो डेथ 1404 में, जिनकी डेथ हुई 1404 में। और ये रूलर कहाँ के थे, ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की, जिसका आज का नाम टर्की है। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, इसीलिए जो मुगल्स थे वो अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। दिस वॉज बिकॉज, ये सब इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान जो था ना वो लोगों को बहुत मारता था, उसने बहुत सारी मैंस सबकी हत्याएं कर रखी थी। चंगेज़ खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनमेरेबल पीपल, बट द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमोरिड एंसेस्ट्री। इसीलिए जो मुगल्स थे वो अपने आप को प्राउड फील करते थे कि टिमोरिड और टिमोरिड जो एंसेस्ट्री थी
तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया था। मतलब ये अपने आप को प्राउड फील करते थे कि भाई हम मुगल्स जो सोचते थे कि हम तिमुरिड ख़ानदान से हैं, अपनी माँ की साइड से वो नहीं समझते थे इस चीज़ को। क्योंकि वो जो था चंगेज़ खान, वो जो था बहुत ज़्यादा हिंसक प्रकृति का था, उसने कई सारे लोगों को मारा था, जिस वजह से वो इस पर जो है प्राउड फील नहीं करते थे। 8th क्वेश्चन आएगा, हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम हेड लैंड रिवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जो ये लैंड रिवेन्यू लिया जाता था, वो उस पर जो इनकम होती थी वो क्यों इंपॉर्टेंट थी। तो देखो, द इनकम फ्रॉम लैंड रिवेन्यू, जो लैंड रिवेन्यू से जो इनकम होती थी, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशिंग स्टेबिलिटी इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में उसने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। इट स्ट्रेंथ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द एम्पायर। इसने क्या है, उस राज्य की इकोनॉमिक वैल्यू जो थी वो बढ़ा दी थी, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो राज्य जो है डेवलप माना जाएगा। द मनी कलेक्टेड वॉज इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग। मनी जो कलेक्ट होता था रिवेन्यू से, जो टैक्स ले जाता था, उससे क्या होता था, उससे बिल्डिंग फोर्ट्स, जो किले होते थे वो बनाए जाते थे, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, जिससे कि राज्य में तरक्की हो, उन्नति हो, इस वजह से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इट्स इंपॉर्टेंस कैन बी इजीली असेस्टेड फ्रॉम द फैक्ट दैट टोडरमल। सबसे अच्छा काम जो है अकबर के राज्य में टोडरमल ने किया, जो कि उसका रिवेन्यू मिनिस्टर था। कौन था? टोडरमल। वो उसने अच्छे से इस चीज़ को निभाया। टू का 10 ईयर पीरियड, उसने लगभग 10 साल का समय लिया टू कैरी आउट द प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिससे कि वो लैंड रेवेन्यू का प्रॉपर कैलकुलेशन कर सके। उसने देखा कि जैसे जो किसान थे वो रिवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो उसने देखा कि किस किसान के पास कितनी ज़मीन है, जिसके पास जितनी ज़मीन है वो उतना ही टैक्स देगा। मतलब किसानों को नाजायज़ ना सताया जाए। अगर किसान के पास छोटे पार्ट में ज़मीन है, लैंड है, तो उसका वो थोड़ा ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो ऐसा क्या हुआ, अकबर ने ये अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल, उसने ये काम बहुत अच्छी बखूबी निभाया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट टुरेन्स एंड ईरान्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स, मुगल्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था टू रिक्रूट मनसबदार्स, मनसबदार्स को रिक्रूट किया जाए फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट टुरेन्स एंड ईरानीस। तो आंसर हो जाएगा इसका, इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट टुरेन्स एंड ईरानीस बिकॉज, क्योंकि द एम्पायर हैड एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स एंड प्रोविंसेस। जो ये एम्पायर था ये डिफरेंट रीजन्स में बढ़ता चला जा रहा था, इसीलिए इट वॉज नीडेड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एम्पायर। इसीलिए राज्य की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। सेकेंड है, द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन फोक्स वुड बी अंडरस्टूड बेटर बाय द पीपल लिविंग विद देम। जो लोग जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोग साथ में रहते हैं आपस में, वो उसको अच्छे से समझ पाएँ। थर्ड है, मुगल ऑल्सो डिड नॉट वांट पीपल, जो मुगल्स थे वो नहीं चाहते थे कि लोगों में आंदोलन छिड़े। देम ऑन द इश्यूज ऑफ प्रिविलेज ऑफ टुरानीस एंड ईरानीस। जो टुरानीस और ईरानीस जो लोग हैं, उनमें जो धर्म के प्रति झगड़े हो रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इनमें आपस में झगड़े छिड़े। और लास्ट में आ जाएगा, दे केम हियर टू रूल, वो यहाँ पर शासन करने आए। सो दे नीडेड टू रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। इसीलिए आवश्यक था कि देश में जो विविधता फैली पड़ी है, इन ऑर्डर टू हैव कंट्रोल हो, इसको जो है कंट्रोल किया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं आपके कंप्लीट। तो कैसे लगे हैं ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए हैं तो उनको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।